ओके, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। सबसे पहले ओरिजिन कहां से हुआ? कौटिल्य शास्त्र, 4th सेंचुरी बीसी, वहां पे फर्स्ट टाइम रेफरेंस मिलेगा। ऑडिट वर्ड कहां से डिराइव हुआ? लैटिन वर्ड ऑडियूरे, मींस टू हियर। फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इंग्लैंड ने कब अपॉइंट किया था? 1860 के अंदर अपॉइंट किया था। फिर आज के तारीख में स्टैट्यूटरी जो बॉडी है जो गवर्नमेंट की तरफ से, वो कौन है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट कब पास हुआ? मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग, डेफिनेशन: an audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form, when such examination is conducted with a view to express a opinion thereon. यहाँ पे independent word का मतलब judgment of a person is not subordinate to the wishes or direction of another person. So ऐसा होना चाहिए। एंटिटी शुड प्रॉफिट ओरिएंटेड रहे, नहीं रहे तो उसका एग्जांपल दिए थे अपन, शिरडी साई संस्थान, तिरुपति वगैरह, इनका भी ऑडिट होना बहुत जरूरी है। ये सब क्यों कर रहे हैं? अल्टीमेटली ओपिनियन देने के लिए कर रहे हैं। फिर वाइल गिविंग एन ओपिनियन तुमको कुछ सर्टन पॉइंट्स को चेक करना है। कौन से पॉइंट्स? फेयर, AEIOU, फेयर, true and fair picture of financial statement should be presented. A, accounting standards, financial statements amounts are properly classified, described and disclosed. Properly classified, described, disclosed as per accounting standard. E, and दूसरा E, evidence कैसा चाहिए? Sufficient and appropriate audit evidence and entries, तो जो अकाउंट बने हैं बैलेंस शीट P&L, वो उनके एंट्री से मैच होने चाहिए। ओ, ओमिशन, कोई भी एंट्रीज ओमिटेड। यू, मतलब क्लियर, तो इंफॉर्मेशन कन्वेड इज क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस। फिर इंटरडिसिप्लिन नेचर ऑफ ऑडिटिंग, रिलेशनशिप विद डाइवर्स सब्जेक्ट। तो 8 सब्जेक्ट है, 4 फाउंडेशन, 4। तो पहला अकाउंटिंग, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड स्टैट्स, और फिर बिहेवियरल साइंस, डेटा प्रोसेसिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन। तो ये सब सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एज पर ऐसे 200 overall objectives of independent auditor and conduct of an audit in accordance with standards of auditing. So basically ये पूरा स्टैंडर्ड है जो बताएगा कि ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव कितने कितने हैं। 2, पहला, obtain reasonable assurance about financial statement, they are whole or free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling auditor to express opinion whether financial statement are prepared in accordance with AFRF, applicable financial reporting framework. तो अपना काम क्या है? ऑब्सोल्यूट एश्योरेंस देना, रीजनेबल देना। रीजनेबल मतलब 100 या 100 से कम, 10-20 होता है या ज्यादा होता है? इट इज नॉट एन 100 बट इट इज ऑलमोस्ट टू द 100, 70-80% तक रीजनेबल। क्या? मिसस्टेटमेंट, गलती नहीं है। कौन सी गलती? मटेरियल मतलब जिससे डिसीजन मेकिंग चेंज होने की ताकत हो ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं। किसकी वजह से? फ्रॉड और एरर। फ्रॉड कैसा होता है? एरर कैसा होता है? अनइंटेंशनल होता है। और बैलेंस शीट पेंडल प्रिपरेशन किसके हिसाब से होना? AFRF। व्हाट इज AFRF? लॉ, रेगुलेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फॉर्मेट्स, इनके हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। देखना अपना काम है और इसके बेसिस पे अपन ओपिनियन। और दूसरा ऑब्जेक्टिव 3 चीजें: रिपोर्ट, कम्युनिकेट, ऑडिटर्स फाइंडिंग्स। तो ऑडिट करते करते ऑडिटर के जो फाइंडिंग आएंगे वो अपने को मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना है और फिर रिपोर्ट करना है इन राइटिंग। ओके, रीजनेबल एश्योरेंस होता है, 100% नहीं हो सकता। मिसस्टेटमेंट कैन बी ड्यू टू फ्रॉड और एरर, ये सब चेक करना अपना काम है।
और हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेंगे ये सब। स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इट इंक्लूड्स, ऑडिट के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले कवरेज ऑफ ऑल द एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी रिलेटेड टू, एग्जाम्पल क्या दिया था? गोदावरी के केक का स्टॉक, प्राइस, ये सब चीजें चेक कर सकते हो। क्या नहीं चेक करना? टेस्ट वगैरह अपना काम नहीं। रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रिलायबिलिटी लाने के लिए दो चीजों का वर्ड है, अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल वर्ड मैंने फर्स्ट टाइम तुमको तब समझाया था। इंटरनल कंट्रोल के लिए एग्जांपल्स, आईनाथ गोदावरी, एयरपोर्ट वर्सेस बस स्टैंड। एयरपोर्ट पे आओ जाओ घर तुम्हारा नहीं है, बस स्टैंड पे है क्या? कोई भी आ सकता, कोई भी जा सकता, कुछ भी कर सकता। यस, एयरपोर्ट में वैसा नहीं चलता, मतलब वहां पे क्या है? इंटरनल। आईनाथ में खाओ पियो किसको पॉसिबल है? वहां पे गोदावरी में खाओ पियो किसको? नॉट पॉसिबल, पैसा तो देना पड़ेगा। सो इंटरनल कंट्रोल क्या है? इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग, रिलायबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ऑडिट एविडेंसेस स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो रिलायबिलिटी आना, उसके लिए अकाउंटिंग सिस्टम भी होना चाहिए। फिर प्रिपेयर एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉपर डिस्क्लोजर। एग्जांपल, फाइन एंड पेनल्टी, वो मिसलेनियस से सब्सिडरी में जाना चाहिए क्या? नहीं जाना चाहिए। एज पर एएफआरएफ के हिसाब से डिस्क्लोज होना चाहिए। एंड जजमेंट्स मेड बाय दी मैनेजमेंट अप्रोप्रिएट है कि नहीं वो देखो। स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं होता? ऑडिट में क्या नहीं इंक्लूड होता? फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ कॉम्पिटेंस, उसके डोमेन के कॉम्पिटेंस में जो नहीं आता वो ऑडिट का पार्ट। एग्जाम्पल, बीएसएनएल के टावर्स का दिया था क्या? वो टावर बना दिए, बोलो, बोले सर बन गया, मेरा काम ही नहीं, वो किसका काम है? इंजीनियर, वो करेगा। हाँ, तो ये सब चीजें अपनी जो काम की नहीं है वो काम अपने हाथ में लो भी मत। दूसरा, ऑथेंटिकेशन और डॉक्यूमेंट अपना काम है क्या? वी डोंट possess द एक्सपर्टीज इन दैट फील्ड। और तीसरा, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर सकते? अपने पास वैसे पावर्स नहीं है। जैसे कि जबरदस्ती इंफॉर्मेशन लेना, क्वेश्चन मार मार के लेने का, अपने पास ऐसी पावर्स नहीं। तो जाएंगे क्लाइंट के वहां पे, बैठ तू पे, सन सन बोल, ऐसा अपने पास पावर्स। हाँ, हैव एनी स्पेसिफिक लीगल पावर फॉर रिकॉर्डिंग अ स्टेटमेंट, विटनेस ऑन ओथ। विटनेस ऑन ओथ मतलब क्या? हाँ, वो गीता के ऊपर हाथ रख के मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा और झूठ बोलूंगा, तो वो जो है वो विटनेस ऑन ओथ होता है। इनहरेंट लिमिटेशन, ये क्यों पढ़े थे अपन? एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते? उसके रीजंस, पहला, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है? इसमें प्रॉब्लम, दो टाइप के प्रॉब्लम, मैनेजमेंट के जजमेंट्स, एग्जाम्पल प्रोविजंस। एग्जाम्पल, फोन का वारंटी का प्रोविजन किए थे क्या? 2% करे थे, हर साल 2% करते, बोल के इस बार पर 3% चाहिए और 2% क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो प्रोविजन क्या है? बाय डिफॉल्ट सब्जेक्टिव मैटर, सब्जेक्टिव मैटर की गारंटी अपन, तो इसीलिए एश्योरेंस। और दूसरा, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल, इंटरनल कंट्रोल है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली नहीं है। तो इंटरनल कंट्रोल के तीन काम, प्रिवेंशन, डिटेक्शन, करेक्शन। प्रिवेंट, होने से पहले रोको। डिटेक्शन, हो गया तो आइडेंटिफाई करो। एंड करेक्शन, एक तो होने से मतलब आ गया पकड़ लो, और पकड़ लिया तो रेक्टिफाई करो। तो ये इंटरनल कंट्रोल का काम है, और तीनों में से एक भी नहीं करा तो इनइफेक्टिव है। तो इंटरनल कंट्रोल ही काम नहीं रहेगा तो रिलायबिलिटी नहीं, रिलायबिलिटी नहीं था, एविडेंस भी भरोसेमंद नहीं है, भरोसेमंद नहीं है तो मैं ओपिनियन कैसे दूं? तो ये दूसरा, नेचर ऑफ, इसमें कितने पार्ट है? 5। पहला, प्रैक्टिकल लिमिटेशन, अपने पास टाइम, इसलिए अपन क्या करते?
जब 100% चेकिंग ही नहीं करेंगे तो 100% गारंटी। दूसरा, लीगल लिमिटेशंस, कंपलसरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते क्या? अपने पास वो पावर्स तो नहीं दे सकते। तीसरा, डिसऑनेस्ट एंड अनस्क्रूपुलस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट खुद फ्रॉड है तो वो फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कर सकते जो अपने को नहीं समझ में आए। चौथा, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अपने पास वो पावर्स, स्किल नहीं है, सॉरी पावर्स नहीं, वो अपने पास स्किल नहीं है कि चेक कर सके कि उन्हीं जेन्युइन है या ये है। ओके नेक्स्ट, रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। सो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में लफड़ा हो सकता है, जो ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना उतना इजी। ओके ये 5 हो गए नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नेक्स्ट, नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अपने पास पावर्स ही नहीं है। नेक्स्ट, टाइमलीनेस, पूरा बोलने का है, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। ओके, तो जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास अवेलेबल थी ओवर द टाइम पीरियड वो क्या हो जाएगी? कम कम होते जाएगी। एग्जाम्पल, क्या? हाँ, तो ऑडिट को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? पहले साल क्या करे? असेट, दूसरे साल, तीसरे साल पी एंड एल, तो ये सब कर लिए। फिर जब पी एंड एल कर रहे थे जब तक असेट्स की जो इंफॉर्मेशन थी वो आज तक वैसे रहना जरूरी नहीं है। अरे एग्जाम्पल 19-20, 3 साल, 3 पार्ट में डिवाइड करना, वो देना देना। ओके, फिर उसके बाद फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर इवेंट्स अपने हाथ में है क्या? नहीं है। सो अपन वैसे भी ओपिनियन किसके ऊपर दे रहे हैं? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पास्ट पे दे रहे हैं। तो फ्यूचर में कुछ ऐसा हो गया जिसके वजह से धंधा ही खत्म हो गया, पॉसिबल है क्या? व्हाट इज एन एंगेजमेंट? फॉर्मल रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन, फिर उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट, इंटरनल करने से अच्छा बाहर वाला करो। क्यों? नॉलेज है क्या उसके पास? यस, बट भरोसा नहीं आएगा, रिलायबिलिटी नहीं आएगी। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, व्हाई ऑडिट इज नीडेड। आईसीसी का फ्रॉड एमडी सेफली क्यों पकड़ा गया? आईसी, अगेन मैं बोल रहा हूं मॉड्यूल के अंदर सिर्फ कंट्रोल है, इंटरनल वर्ड मैंने घुसा है। तो इंटरनल कंट्रोल के ऊपर चेकिंग होगी और कुछ डेफिशिएंसी होगी तो अपन उसको रिपोर्ट करेंगे और उसके ऊपर का सोल्यूशन भी देंगे। नहीं नहीं नहीं, महंगा की बात नहीं, अपना काम है क्या? सिर्फ इंटरनल कंट्रोल चेक करना, डेफिशिएंसी बताना अपना काम है, सोल्यूशन देना अपना काम। हाँ वो अलग असाइनमेंट है कि भाई उसके पैसे दे फिर हम करेंगे, बट वो फिलहाल नहीं है। इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी। सी, तो क्या है? क्रेडिट डिसीजंस, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देने के पहले अपने ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। फ्रॉड, मे और मे नॉट डिटेक्ट फ्रॉड और एरर, तो वो पॉसिबिलिटी के लिए। एमडी का यम ऑन एम्प्लॉइज, ये डेटरेंस है कि एम्प्लॉय फ्रॉड करने से डरे रहे कि भाई अपन कुछ लफड़ा करेंगे और ऑडिट में पकड़ा जाए। डी, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, गवर्नमेंट के लिए है ये कि गवर्नमेंट अपने ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से टैक्स निकालेगी। क्यों? सेफली सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। क्यों तो था नहीं है। क्वालिटी इंफॉर्मेशन, तो ऑडिट करेंगे तो इंफॉर्मेशन क्वालिटी रहेगी। ऑडिट मैंडेटरी और वॉलेंटरी, तीन। पहले मैंडेटरी एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स कॉर्पोरेट्स को रहेंगे, जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनीज एक्ट, इनके हिसाब से मैंडेटरी। और दूसरा, गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए स्कूल्स वगैरह ऑडिट करवा सकते क्या? सब्सिडी के लिए यस। और तीसरा, क्यों करेंगे वॉलेंटरी? बेनिफिट से फ्रॉड, आईसीसी के फ्रॉड एमडी को सेफली क्यों पकड़ा गया? इस बेनिफिट्स के लिए कोई वॉलेंटरी भी। हु अपॉइंट्स द ऑडिटर? कंपनी के केस में पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट इन द फैमिली करता, वो तुमको आंसर देना आना चाहिए। एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, गवर्नमेंट कंपनी, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल।
तो ये अपॉइंट करेंगे, रिपोर्ट किसको करेंगे? जिसने अपॉइंट किया उसको ही रिपोर्ट देंगे, इन रिटर्न फॉर्मेट में देंगे। मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट्स, तो एश्योरेंस एंगेजमेंट प्रैक्टिशनर्स के लिए ये बने वाले, यही चाहिए फॉर्मेट में आगे कि कुछ छूट गया? वही चाहिए। हाँ, एश्योरेंस एंगेजमेंट, हाँ तो एश्योरेंस एंगेजमेंट का एक टेबल बनाने वाला है, अगर वहां पे कंफ्यूज हो तो टेबल सामने रखो। एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब पर्टिकुलर मैटर, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आपने को कुछ ओपिनियन देना है जिसकी वजह से गलती होने के चांसेस डिमिनिश हो जाते हैं। देखो यहाँ पे है, प्रैक्टिशनर्स गिव्स ओपिनियन अबाउट specific information to the user of information able to make confident decision of chances of information being incorrect is, मतलब अपन जो ओपिनियन देंगे वो सही रहेगी, गलत होने के चांसेस बहुत, और वो कॉन्फिडेंट डिसीजन ले सकता है। एग्जाम्पल, स्पीकर, पीकल चार्ट, हाँ तो उसके टैक्स रेट्स, हाँ आईटीआर भरना कि नहीं भरना उसका डिसीजन, तो ये सब चीजों के डिसीजन, तेरे को टैक्स रेट क्या लगेगा, तुमको क्या रूल्स रेगुलेशंस है, तो ये सब चीजों का क्या, हाँ सर्टिफिकेट वगैरह ये सब इशू करना है, तो सर्टिफिकेशन इशू करना है, तो इसमें गारंटी है क्या? ऑडिट एविडेंस चाहिए क्या? रैंडम सब आराम से दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर ही पड़े रहेंगे। हाँ ओके नेक्स्ट, इसमें कितने पार्टीज हैं? 3, प्रैक्टिशनर, जो भी है ये है। सो फिर अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट किसके ऊपर तुमको देने का है? मन से दे सकते क्या? नहीं, उसके लिए क्या चाहिए? एविडेंस। एविडेंस क्राइटेरिया, क्राइटेरिया कहां से आएगा? बेसिस कहां से आएगा? लॉज रेगुलेशन, यहां से बेसिस आएगा। सुटेबल क्राइटेरिया होगा, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना और रिटर्न में देना चाहिए। सफिशिएंसी रिप्रेजेंट अप्रोप्रिएटनेस। मीनिंग ऑफ रिव्यू, रिव्यू क्या है? लिमिटेड होता है, पूरा डिटेल में होता है क्या? नहीं होता है। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट के दो टाइप है, रीजनेबल एंड लिमिटेड। रीजनेबल का एग्जांपल और लिमिटेड का रिव्यू, दोनों के लिए स्टैंडर्ड्स है, ऑडिट के लिए एंड रिव्यू के लिए स्टैंडर्ड्स ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट। एविडेंस सबको चाहिए। ओके, किस में एश्योरेंस ज्यादा है? रीजनेबल एश्योरेंस में ज्यादा है और लिमिटेड में कम है। कौन सा? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों के दोनों, और एश्योरेंस वाला सिर्फ मे और मे नॉट। इसके और भी दो टाइप है क्या? कौन से कौन से? पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल, वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज, तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, तो उसके थ्रू ये सब करना पड़ेगा। ओके आराम से, ये थोड़ा सा अंदर का पॉइंट है, देखते कितने लोगों को याद है। पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करते समय ऑडिटर एग्जैक्टली क्या चेक करेगा? वेरी गुड, मैनेजमेंट के अजम्पशन जिसके बेसिस पे ये बनाए गए, एंड ट्रेंड एनालिसिस, कि पहले 10 था फिर 20 था फिर 30 हो गया तो अभी 40 होगा, तो ये ट्रेंड एनालिसिस एंड मैनेजमेंट के अजम्पशन जिसके बेसिस पे ये बने हैं, वो दोनों चेक करेगा कौन? ऑडिटर। फिर उसके बाद इंटरनल कंट्रोल, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, उसकी डेफिशिएंसीज निकाल के देगा। ओके, सबसे ज्यादा लेवल ऑफ किधर है? सबसे ज्यादा एश्योरेंस एंगेजमेंट में सबसे ज्यादा। वेरी गुड। उससे कम, उससे कम अदर, वो मॉडरेट देता, और सबसे कम वो परसेंटेज जो मैंने दिए थे वो मन से दिए हैं, एग्जाम में मत लिखो। क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, अभी वो तुमको थोड़े बहुत चीजें पता होना चाहिए, ऐसा फेंकते आने चाहिए बड़े बड़े। कौन से? टैक्ट, caution, firmness, good temper, integrity, discretion, industry judgment, patience, clear headedness, ये reliability of some, हाँ ये सब तुम्हारे अंदर होना चाहिए। टैक्ट, इंफॉर्मेशन निकालना, कॉशन, वो फाइल को पासवर्ड देना बताया था क्या? फर्मनेस, तुम्हारे डिसीजन पे अड़े रहो,
गुड टेम्पर, शॉर्ट सर्किट जैसे काम मत करो, इंटीग्रिटी, बिकाऊ मत रहो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दो वर्ड मत भूलो, बाकी कितना भी मिर्च मसाला लगाओ। इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस, ये सब भले ही कितने भी रिक्वायर्ड हो, सिर्फ ये होने से गुड ऑडिटर बनेंगे क्या? क्या होना? नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस होना, ये तो एडिशनल तड़का है, मेन पीछे होना, ये गार्निशिंग फैक्टर्स है। मेन दाल चावल तो होने चाहिए नीचे, ठीक है। सो अरे यार ये गरीबी दिखा रहा। हाँ हाँ, तो बेसिकली क्या थे कि अपन, हाँ नॉलेज वगैरह ये सब होना चाहिए, सिर्फ इतना रहने से ऑडिटर गुड ऑडिटर नहीं बनेंगे। हाँ, एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग ऑल ब्रांचेस, सिन को नॉन मतलब इसेंशियल है, वो तो अपन ने अजम्पशन कर लिया। 8 याद आ रहे क्या, अभी करे थे। एलिमेंट्स एंड कंट्रोल ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये मैं इतने डिटेल में नहीं जा रहा, ऊपर ऊपर थे। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिट के लिए। एसआरई, रिव्यू के लिए। एसएई, स्टैंडर्ड्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। एसआरएस, रिलेटेड सर्विस। इन सब के केस में ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच करने के लिए बनाए गए हैं, उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। नाम नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के नाम नंबर याद रखना कंपलसरी है, वो अभी नहीं, ओवर द पीरियड याद हो जाएंगे। एसक्यूसी किसके लिए है ये? आर्टिकल को वर्ड क्या है? पर्सोनल, फर्म एंड इट्स पर्सन। जो हाईलाइटेड है ना, पूरी लाइन बोलनी है। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ काउंसिल ऑफ आईसीआई डील्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर एंड प्रैक्टिशनर्स। इन सब के लिए है। किसके लिए? एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड, प्रोवाइड गाइडेंस रिगार्डिंग फर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिट, रिव्यू, एश्योरेंस, रिलेटेड सर्विसेज, इन सब के ऊपर का सिस्टम सेट करके देगा एसक्यूसी। और स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिट कैसे करना, फर्म कैसे चलाना, ये एसक्यूसी का है। वापिस से, चाय कैसे बनाना, ऑडिटिंग। किचन कैसे रखना, क्वालिटी कंट्रोल। ओके, मैंडेटरी है या रिकमेंडरी है? मैंडेटरी है, नहीं तो इंस्टीट्यूट लत मार के हाकल देगी तुमको। दीज आर कंपल्सरीली टू बी फॉलोड। बट अगर किधर जबरदस्ती कंपल्सरी फॉलो नहीं हो सकता तो पहले तो डिपार्ट करना अलाउड है, यस, पर उसको ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर बताओ, क्या दूसरा तरीका लगाए? रीजंस एंड ऑडिट रिपोर्ट में अलग से लिखो और उसको हाईलाइट करो। 3 पार्ट है, देखो क्यों कर रहे, सॉरी सॉरी भाई, स्टैंडर्ड्स बता दिया अपन ने, यहाँ पे है ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर, रीजंस फॉर, एंड रिपोर्ट शुड ड्रॉ अटेंशन, ये 3 चीजें। हाँ, क्यों स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं? यूपी की ग्लोबल क्वालिटी को देखो, यूपी का यू, यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पी, प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल, ग्लोबल, एस्टैब्लिश बेंचमार्क एज पर ऑफ ग्लोबल प्रैक्टिसेस, उससे मैच करने के लिए। क्वालिटी, क्वालिटी इंफॉर्मेशन। एंड देखो का डी, इंटेलिजेंट डिसीजंस लेने के लिए काम आएगा। तो ये 5 रीजन की वजह से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, ये बोलने के लिए है। मेन रीजन है आई से आपने को मारेगी, इसीलिए अपन वो फॉलो कर रहे हैं। ये 5 तो साइड बाय साइड है, समझे? हाँ, सो इस तरीके से तुम्हारा ऑडिट के पर्टिकुलर चैप्टर्स का या